गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फोटोन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था फिजिकल केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक फर्स्ट, जिसमें हमने पढ़ा था ऊष्मागतिकी प्रक्रम, जिसमें हमने पढ़ लिया था प्रथम समतापी प्रक्रम। समतापी प्रक्रम हमने पढ़ लिया था पिछले वीडियो में। इसके बाद में हम सेकंड प्रक्रम पढ़ेंगे, समदाबी प्रक्रम। समदाबी प्रक्रम आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा था पहले समतापी प्रक्रम, उसमें क्या रखा था? तापमान कांस्टेंट रखा था, तापमान स्थिर रखा था। लेकिन हम सेकंड जिसमें समदाबी प्रक्रम होता है उसमें हम क्या कांस्टेंट रखेंगे? दाब कांस्टेंट रखेंगे। प्रेशर क्या रखेंगे? इसमें कांस्टेंट रखेंगे। क्या रखेंगे? कांस्टेंट। ठीक है, तो इस प्रक्रम में क्या होता है कि अगर कोई तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रहा है ना, उस दौरान हम क्या रखेंगे? दाब कांस्टेंट रखेंगे। क्या रखेंगे? दाब कांस्टेंट रखेंगे। तब वो प्रक्रम क्या कहलाएगा? समदाबी प्रक्रम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समदाबी प्रक्रम कहलाएगा। तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। जब कोई तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है तथा इस परिवर्तन के दौरान दाब स्थिर रखा जाता है। दाब स्थिर रखा जाता है। ऐसा समदाबी प्रक्रम कहलाता है। ओके, तो इसमें दाब क्या रखेंगे? कांस्टेंट रखेंगे। तो यहां पे जैसे कोई पदार्थ है या तंत्र है, ए अवस्था से बी अवस्था में जा रहा है। क्या हो रहा है? ए अवस्था से बी अवस्था में जा रहा है। तो इस दौरान इसका इस प्रारंभिक अवस्था में और अंतिम अवस्था में, प्रथम अवस्था सेकंड अवस्था, प्रथम अवस्था है ना, और ये द्वितीय अवस्था हो गई। ठीक है, तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रहा है। इस दौरान हम क्या रखेंगे? दाब कांस्टेंट रखेंगे। माना इसका दाब क्या है? P1, इसका दाब क्या है? P2। तो अगर प्रक्रम क्या हो? समदाबी। क्या हो? समदाबी। P बराबर क्या हो? कांस्टेंट। समदाबी प्रक्रम। तब क्या होगा? समदाबी प्रक्रम हो तब P1 और P2 क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक दाब क्या रखा है अपन ने? कांस्टेंट रखा है। क्या रखा है? कांस्टेंट रखा है। ठीक है, तो यहां पे लिख लो, चूंकि प्रक्रम समदाबी है, चूंकि प्रक्रम समदाबी है, इसलिए P1 बराबर क्या हो जाएगा? P2। P1 बराबर क्या हो जाएगा? P2 हो जाएगा। इसलिए अंतिम दाब माइनस प्रारंभिक दाब, इन दोनों में जो दाब का अंतर है, ठीक है, वो हो जाएगा डेल पी। उसका मान क्या आएगा? बताओ। P2 माइनस P1, इसके दाब में से इसके दाब को घटा दो। चूंकि प्रक्रम क्या है? समदाबी, दाब कांस्टेंट है, तो P2 और P1 क्या है? बराबर है। तो इन दोनों में अंतर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब चूंकि हम जानते हैं
उष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या है प्रथम नियम? प्रथम नियम है आंतरिक ऊर्जा में डिफरेंस इक्वल टू अवशोषित ऊष्मा प्लस किया गया कार्य। ठीक है, किया गया कार्य यही है, डेल इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ओके, ठीक है ना। अब यहां पे हम जानते हैं डब्ल्यू क्या होता है, चूंकि डब्ल्यू बराबर माइनस पी डेल ये होता है, डब्ल्यू बराबर माइनस पी डेल वी। ऊपर देख लेते हैं इसको, उष्मागतिकी के प्रथम नियम से डेल ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, यहां पे आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, क्यू क्या है अवशोषित ऊष्मा, ठीक है, और डब्ल्यू क्या है किया गया कार्य। ठीक है, अब यहाँ पे कार्य भी दो प्रकार से होता है, एक तो तंत्र के द्वारा कार्य किया जाता है और एक तंत्र के ऊपर कार्य किया जाता है। अगर कार्य तंत्र के द्वारा किया जाता है तो हमेशा याद रखना कार्य क्या होगा, नेगेटिव होगा, और अगर तंत्र के ऊपर कार्य किया जाता है, तंत्र के ऊपर कार्य किया जाता है तो कार्य क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे उष्मागतिकी के प्रथम नियम से डेल इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, हम डब्ल्यू देखेंगे। ठीक है, तो ये परिभाषा आपको याद हो गई होगी, जब कोई तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है तथा इस परिवर्तन के दौरान दाब स्थिर रखा जाता है, ऐसा प्रक्रम समदाबी प्रक्रम कहलाता है। दाब कांस्टेंट रखेंगे तो यहाँ पे डेल पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में हम देखते हैं डेल इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। चूंकि डब्ल्यू बराबर क्या होता है, माइनस पी डेल वी, क्योंकि कार्य क्या हुआ है, तंत्र के द्वारा किया जा रहा है तो माइनस आ गया पी डेल वी। चूंकि पी इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, इसका मतलब पी का मान 0 नहीं होगा बल्कि क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो यहां पे W नॉट इक्वल टू 0, W नॉट इक्वल टू 0 मतलब यहां पे समदाबी प्रक्रम में जो कार्य होगा वो 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे P कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है, इसका मतलब P का मान कुछ भी है लेकिन वो कांस्टेंट है, और डेल V का मान आयतन V2 से V1 ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे किया गया कार्य क्या होगा, शून्य नहीं होगा। तो ये है आपका समदाबी प्रक्रम। क्या है, समदाबी प्रक्रम। जैसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप व एक वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेयर दाब पर एक मोल H2O को H2O को 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप व एक वायुमंडलीय दाब पर वाष्प में परिवर्तित किया जाता है तो यह प्रक्रम समदाबी होता है, समदाबी होता। ठीक है, अब देखो यहां पे टेम्परेचर क्या है, अलग अलग, लेकिन दाब क्या है, 1 एटमॉस्फेयर 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, 25 डिग्री टेम्परेचर पर कोई जल है 1 मोल H2O है, दाब क्या है 1 एटमॉस्फेयर। अब इस वाटर को हम गर्म करते हैं 100 डिग्री पे,
दाब क्या रखना अपन को? कांस्टेंट। पहले भी 1 एटमॉस्फेयर था, बाद में भी 1 एटमॉस्फेयर है, मतलब प्रारंभिक दाब ये तो हो गया आपका P1 और ये हो गया आपका P2। तो क्या हो जाएगा? P2 माइनस P1 बराबर क्या हो गया? 0। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे दाब क्या है? कांस्टेंट। दाब कांस्टेंट है तो प्रक्रम क्या होगा? समदाबी प्रक्रम होगा। ठीक है, ओके। यह है आपका समदाबी प्रक्रम। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। कौन सा? नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे थर्ड, समआयतनी। समआयतनी प्रक्रम। समआयतनी प्रक्रम। आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, समआयतनी वॉल्यूम कांस्टेंट क्या रखना अपन को? वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है। क्या रखना है? वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो यहां पे V इक्वल टू कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, तो वही प्रोसेस, वही बात हो जाएगी इसमें कि कोई तंत्र है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रहा है, या बोल सकते हो प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में जा रहा है, तो इस दौरान हमें क्या रखना पड़ेगा? V कांस्टेंट रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? वॉल्यूम कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ठीक है, तो वही परिभाषा लिख देता हूं मैं। जब किसी तंत्र को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जाता है जिसके दौरान आयतन वॉल्यूम स्थिर रखा जाता है तो वह क्या? प्रोसेस, प्रक्रम बोल सकते हो, तो वह समआयतनी प्रक्रम कहलाता है। समआयतनी प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? समआयतनी प्रक्रम कहलाता है। ओके, वॉल्यूम क्या रखना अपन को? कांस्टेंट रखना है। क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। तो ये तो इसकी परिभाषा हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा मैथमेटिकल रूप से। तो यहां पे देख लेते हैं, वही बात लेनी है अपन को। प्रक्रम ए अवस्था से बी अवस्था में जा रहा है। प्रारंभिक अवस्था में इसका वॉल्यूम क्या हो गया? V1। अंतिम अवस्था में इसका वॉल्यूम क्या हो गया? V2। ओके, ठीक है, तो यहां पे प्रक्रम क्या हो रहा है? कौन सा है प्रक्रम? समआयतनी प्रक्रम, यानी कि वॉल्यूम इक्वल टू क्या रहेगा? कांस्टेंट। वॉल्यूम इक्वल टू 0 नहीं होगा, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट। वॉल्यूम में जो डिफरेंस होता है वो 0 होगा, मतलब इसमें से इसको घटाएंगे वो 0 होगा, वॉल्यूम 0 नहीं होगा, ये याद रखना। ठीक है, चूंकि प्रक्रम समआयतनी है। क्या है? समआयतनी है, इसलिए V1 माइनस V2 माइनस V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिफरेंस डेल V इक्वल टू 0। यही होगा ना? क्या होगा? 0। क्यों होगा? कैसे होगा? देखो, इसको मैं पहले ले लेता हूं। प्रक्रम समआयतनी है, इसलिए V2 बराबर क्या होगा? V1 होगा।
क्या होगा V2 बराबर V1, V कांस्टेंट है, यहाँ भी वही V है, यहाँ भी वही V है, वही आयतन है, तो यहाँ पे V2 V1 क्या हो गया बराबर, इसलिए क्या हो जाएगा V2 में से V1 घटा दो बराबर डेल V इक्वल टू 0। दोनों सेम है, ये भी 40 और ये भी 40, 40 माइनस 40 बराबर 0 आ गया, तो यहाँ पे V2 माइनस V1 क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया यहाँ से। इसके बाद में और देखते हैं, ये देख लेना V कांस्टेंट रखना है, नाम से स्पष्ट हो रहा है, वॉल्यूम क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, देखो डेल V क्या है यहाँ पे 0। ऊष्मागतिकी प्रथम नियम से देखो, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रथम नियम से, व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक विच इज एज फॉलोज, जो कि निम्न है, डेल E इक्वल टू Q प्लस W, यही है डेल इक्वल टू Q प्लस W। ओके, ये W आ गया। चूंकि W बराबर हम जानते हैं क्या है, W बराबर इसको हम दे देते हैं समीकरण 1 दे दिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, तो W बराबर, चूंकि W बराबर माइनस P डेल V, क्या है P डेल V है, क्या है P डेल V है। चूंकि प्रक्रम क्या है, चूंकि प्रक्रम क्या है समदा, चूंकि प्रक्रम क्या है समआयतनी है, समआयतनी है, समआयतनी का मतलब डेल V इक्वल टू 0, डेल V इक्वल टू 0, डेल V का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 रख देंगे और P को 0 से गुणा करोगे तो 0 आ जाएगा, इसलिए W बराबर क्या होगा 0 होगा, क्या होगा W बराबर 0 होगा, W बराबर 0 हो गया, इसलिए समीकरण 1 होगा। क्या होगा समीकरण 1 बताओ, समीकरण 1 होगा, 0 कर दो W की बराबर, तो डेल E बराबर क्या हो जाएगा Q हो जाएगा, डेल E बराबर क्या हो जाएगा Q। आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो अवशोषित ऊष्मा के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा आपके, अतः आंतरिक ऊर्जा में अंतर, आंतरिक ऊर्जा में अंतर डेल E अवशोषित ऊष्मा, अवशोषित ऊष्मा Q के बराबर होता है। क्या होता है बराबर, मतलब जितनी ऊष्मा यह है, जितनी ऊष्मा अवशोषित करेगा वो कंप्लीट ऊष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि कर देता है। जितनी ऊष्मा अवशोषित करेगा, जितनी ऊष्मा अवशोषित करेगा, कितनी Q, इसका मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जितनी ऊष्मा अवशोषित करेगा वो ऊष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करती है। कैसे, जैसे ये इसके पास आंतरिक ऊर्जा है प्रारंभ में, अब ये ऊष्मा अवशोषित कर रहा है क्यों अवशोषित करेगा तो इसकी आंतरिक ऊर्जा क्या हो जाएगी E2। तो यहाँ पे E1 से E2 किस कारण हो रही है, अवशोषित ऊष्मा के कारण। किस कारण हो रही है, अवशोषित ऊष्मा के कारण। तो यहाँ पे जो अवशोषित ऊष्मा है वो अवशोषित ऊष्मा ही उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करती है, क्योंकि अवशोषित ऊष्मा कार्य तो हो ही नहीं रहा, कार्य नहीं होगा तो ऊष्मा खर्च भी नहीं होगी, ऊष्मा खर्च होगी तो किसमें, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके कि आंतरिक ऊर्जा में जो अंतर है वो अवशोषित ऊष्मा के बराबर होता है, अर्थात अवशोषित ऊष्मा, अर्थात अवशोषित ऊष्मा क्यों, अवशोषित ऊष्मा क्यों आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करती है,
आंतरिक ऊर्जा में ही परिवर्तित हो जाती है, आंतरिक ऊर्जा में ही परिवर्तित हो जाती है। उसी में ही है, जितनी ऊष्मा करेगी वो आंतरिक ऊर्जा में चले जाता है। कार्य हो ही नहीं रहा तो कार्य में तो होगी खर्च नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, थर्ड सम आयतनी। आपके फर्स्ट हो गया समतापी, सम आयतनी, ये समदाबी और सम आयतनी, ये सम आयतनी है थर्ड। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कौन सा, बताओ कौन सा पढ़ोगे, बताओ, रुद्धोष्म। कौन सा, रुद्धोष्म प्रक्रम। कौन सा प्रक्रम पढ़ोगे, रुद्धोष्म प्रक्रम, ठीक है। फोर्थ, ठीक है, कौन सा है फोर्थ, फर्स्ट समतापी हो गया, सेकंड समदाबी, थर्ड हो गया समायतनी, फोर्थ आपका रुद्धोष्म, रुद्धोष्म प्रक्रम, एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, दैट्स इंपॉर्टेंट। उष्मागति में ज्यादातर इसी का रोल होता है। रुद्धोष्म प्रक्रम, देखो रुद्धोष्म का मतलब है कि अवशोषित ऊष्मा, अवशोषित ऊष्मा, अवशोषित ऊष्मा, जो हम क्यों भी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं dq, इस फॉर्म में भी होती है कहीं अवशोषित, अत्यल्प अवशोषित ऊष्मा, अवशोषित ऊष्मा, तो इनका मान क्या होगा, 0 होगा, हमेशा याद रखना। रुद्धोष्म प्रक्रम एक प्रकार का आइसोलेटेड सिस्टम होता है, जैसे एग्जांपल होता है थर्मस, कौन सा है, एक कैलोरीमीटर होता है, वो भी एक प्रकार से रुद्धोष्म प्रक्रम होता है। न्यूट्रलाइजेशन हीट जैसे हम कैलकुलेट करते हैं प्रैक्टिकली रूप से, न्यूट्रलाइजेशन उदासीनीकरण ऊष्मा, जो कि सेकंड ईयर में आपके प्रैक्टिकल भी है, उदासीनीकरण ऊष्मा ज्ञात करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, इनकी जो न्यूट्रलाइजेशन हीट होती है वो कैसे ज्ञात करते हैं, उसमें हम कौन सा प्रक्रम यूज लेते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म में एग्जाम्पल होता है, अपन लेते हैं प्रैक्टिकल के अंदर केवल थर्मस यहाँ पे, लेकिन अगर यूनिवर्सिटीज के अंदर बात करें तो वहाँ पे स्टैंडर्ड होते हैं, कैलोरीमीटर होता है, क्या होता है, कैलोरीमीटर होता है, बड़ा होता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे अवशोषित ऊष्मा या dq बोल सकते हो या q बोल सकते हो, इसका मान क्या होगा, 0 होगा। मतलब कोई तंत्र होता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रहा है, इस दौरान वो तंत्र ना तो ऊष्मा अवशोषित करेगा और ना ही ऊष्मा उत्सर्जित करेगा, जितनी ऊष्मा उसके पास है वो ही रखेगा, ठीक है। इसका मतलब अवशोषित ऊष्मा 0 होगी, अवशोषित ही नहीं कर रहा तो अवशोषित ऊष्मा कहां से होगी। अवशोषित ऊष्मा की बात आ जाए तो उत्सर्जित ऊष्मा भी आएगी, है ना, या तो अवशोषित करेगा या उत्सर्जित करेगा, तो ये दोनों ही नहीं करता, दोनों ही नहीं करता तो उनका मान भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे मैं परिभाषा लिख लेता हूं, यदि कोई तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है तथा इस दौरान तंत्र परिवेश से न तो ऊष्मा अवशोषित करता है और न ही
उत्सर्जित करता है और न ही उत्सर्जित करता है। ऐसा प्रक्रम रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, मतलब इन ए सिस्टम, मतलब एक सिस्टम होता है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, विलगित तंत्र, है ना। विलगित तंत्र में कोई घटना घटित हो रही है, कोई विलगित तंत्र है, थर्मस है, थर्मस में कोई घटना घटित हो रही है, मतलब कोई पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रहा है, तो इस दौरान वो भारी परिवेश से उष्मा अवशोषित नहीं करेगा, मतलब थर्मस में उष्मा जो उसके अंदर है वही रहेगी, चाहे वो कम हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन ना तो बाहर से उष्मा लेगा और ना ही अंदर वाली उष्मा बाहर जाएगी। ठीक है, तो वो होता है आपका रुद्धोष्म प्रक्रम। ठीक है, हमेशा याद रखना रुद्धोष्म प्रक्रम में Q का मान या dQ का मान 0 होता है। ठीक है, ये हो गई इसकी परिभाषा। इसके बाद में हम देखते हैं इसका मैथमेटिकल रूप से, ठीक है, गणितीय रूप से फॉर्मूलाज देखते हैं। देखो, ऊष्मागतिकी रुद्धोष्म प्रक्रम में मैथमेटिकल रूप से देखते हैं कि ये प्रक्रम है, ए से बी में जा रहा है, वही है, कोई सब ले लो आप, कुछ भी ले लो, कोई पदार्थ है ए अवस्था से बी अवस्था में जा रहा है, इस दौरान क्यों ऊष्मा अवशोषित करता है, क्यों ऊष्मा अवशोषित करता है, क्योंकि प्रक्रम रुद्धोष्म है तो Q का मान क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा, या तो dQ ले लो या Q ले लो, कुछ भी ले लो वो तो, है ना। तो यहाँ पे कौन सा प्रक्रम हो गया, रुद्धोष्म, क्या हो गया, रुद्धोष्म प्रक्रम। ओके, रुद्धोष्म प्रक्रम हो गया। ठीक है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, ठीक है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, कौन से नियम से, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है, डेल E इक्वल टू Q प्लस W। ठीक है, ये हमें पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, डेल E इक्वल टू Q प्लस W। ओके, अब प्रक्रम क्या है, चूंकि प्रक्रम क्या है, रुद्धोष्म है, प्रक्रम रुद्धोष्म है, अर्थात Q इक्वल टू क्या होगा, 0। जब Q इक्वल टू 0 होगा तो समीकरण पहले आ गया था, ये हो गया समीकरण 2, मान लो इसको, पहले एक आ गया, समीकरण 2 क्या होगा, समीकरण 2 से क्या होगा, Q का मान 0 हो गया, क्यों, क्योंकि प्रक्रम क्या है, रुद्धोष्म, और रुद्धोष्म आते ही समझना Q का मान क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल इक्वल टू W। तो यहाँ पे जो कार्य होगा उसकी आंतरिक ऊर्जा में से ही जो ऊर्जा होगी वो खर्च होगी कार्य में। अवशोषित ऊष्मा का मान तो वैसे 0 है, जब अवशोषित ऊष्मा का मान 0 है और फिर भी कार्य हो रहा है, तब कार्य में जो ऊर्जा खर्च होगी वो कहाँ से होगी, उसकी आंतरिक ऊर्जा से ही होगी। किसकी आंतरिक ऊर्जा से, जो तंत्र की है उसकी आंतरिक ऊर्जा। अतः स्पष्ट होता है
कि रुद्धोष्म प्रक्रम में तंत्र द्वारा किए गए कार्य में जो ऊर्जा खर्च होती है वह उसकी आंतरिक ऊर्जा से प्राप्त होती है। वह उसकी आंतरिक ऊर्जा से प्राप्त होती है। वह उसकी आंतरिक ऊर्जा से प्राप्त होती है। प्राप्त होगी क्योंकि कार्य किसके बराबर है? आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो, ठीक है। अब वो आंतरिक ऊर्जा का मान, आंतरिक ऊर्जा में जो डिफरेंस है E2 माइनस E1 है ना, तो जो जितना डिफरेंस होगा वो ऊर्जा का मान कार्य के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्य में जो ऊर्जा खर्च हो रही है वो आंतरिक ऊर्जा से ही प्राप्त हो रही है, अवशोषित ऊष्मा से नहीं, क्योंकि अवशोषित ऊष्मा का मान तो वैसे ही 0 है। प्रक्रम क्या है? रुद्धोष्म है। रुद्धोष्म प्रक्रम में अवशोषित ऊष्मा का मान 0 होगा। ओके, ठीक है। तो ये आपका रुद्धोष्म प्रक्रम हो गया। अब इसमें 2 लाइन्स और बता देते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो ये है, ये मान लो ये आपका रुद्धोष्म प्रक्रम है, ये सिस्टम है रुद्धोष्म। अब ये परिवेश हो गया, तो यहां परिवेश से ऊष्मा न तो अंदर आएगी ना अंदर वाली ऊष्मा बाहर जाएगी। ओके, ये एक प्रकार से बाउंड्री है, ये ऊष्मा को रोकती है, ना तो बाहर ना अंदर। ठीक है, तो ये रुद्धोष्म आवरण हो गया। तो यहाँ पे कोई तंत्र है, ए अवस्था से बी में जा रहा है। क्या हो रहा है? ए अवस्था से बी में जा रहा है। ठीक है, ओके। देखो अब अवशोषित ऊष्मा का मान क्या है? 0। क्यू का मान क्या है? 0 हो गया। अब जो ऊष्मा काम में आएगी उसके अंदर है वही काम में आएगी, बाहरी ऊष्मा काम में नहीं आएगी। अंदर वाली ना तो बाहर जाएगी, बाहर वाली ना अंदर आएगी। जो अंदर ऊष्मा है वही काम में आएगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसमें एक कंडीशन है, देखो इंपॉर्टेंट। यदि प्रक्रम ऊष्मा शोषी हो, क्या हो? ऊष्मा शोषी हो। ऊष्मा का क्या करेगा? अवशोषण करेगा। अब चूंकि बाहरी ऊष्मा तो अंदर आ ही नहीं सकती, अंदर जो ऊष्मा है उसी का ही क्या करेगा? अवशोषण। भाई रुद्धोष्म का मतलब है बाहरी ऊष्मा न तो अंदर आएगी ना अंदर वाली बाहर जाएगी, जो अंदर है वही काम में आएगी। तो जो प्रक्रम अगर ऊष्मा शोषी है तो ऊष्मा का अवशोषण करेगा। अवशोषण करेगा तो बाहरी ऊष्मा तो आ ही नहीं सकती, अंदर वाली ऊष्मा का अवशोषण करेगा। जब प्रक्रम अंदर वाली ऊष्मा का अवशोषण करेगा तो अंदर की ऊष्मा कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो तापमान भी कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तापमान भी कम हो जाएगा। तो यदि प्रक्रम ऊष्मा शोषी होती है, ऊष्मा शोषी होता है, तो प्रक्रम का तापमान कम हो जाता है। कम हो जाता है। बिल्कुल होएगा, बिल्कुल होएगा। ऊष्मा अवशोषित कर ली, बाहर से तो ले ही नहीं रहा, अंदर वाली है। भाई जैसे ये कमरे के अंदर है, ये कमरा है, बंद है, बाहर से ना तो वस्तु अंदर आएगी ना अंदर वाली बाहर जाएगी। इसमें खाना है, ठीक है, बना हुआ है फिक्स। अब हम उसको खाने को खाएंगे, खाते रहेंगे, कम तो होगा ही ना, बाहर से आएगा नहीं, ना अंदर वाला बाहर जाएगा। खाते रहेंगे तो कम ही होगा। ठीक है, ऐसी स्थिति इसमें है कि ऊष्मा अंदर वाली अंदर ही रहेगी, बाहर ना तो बाहर जाएगी ना बाहर से अंदर आएगी। तो अंदर वाली ऊष्मा खर्च होगी, अवशोषित होगी, तो ऊष्मा कम होगी। ऊष्मा कम होगी तो तापमान भी कम हो जाएगा। सेकंड, यदि प्रक्रम ऊष्माक्षेपी हो, क्या हो? ऊष्माक्षेपी हो, तो प्रक्रम का तापमान क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तापमान बढ़ेगा।
ठीक है। अब ये प्रक्रम है, ए अवस्था से बी अवस्था में जा रहा है तो ऊष्मा उत्सर्जित करेगा, ऊष्मा उत्सर्जित करेगा तो ऊष्मा जो उत्सर्जित करा वो इसके अंदर ही रहेगी, नहीं बाहर नहीं जाएगी। कंडीशन बताई ना तो अंदर ना बाहर, जो अंदर है वो अंदर रहेगी, जो बाहर है वो बाहर रहेगी। ठीक है, तो ऊष्मा उत्सर्जित कर रहा है, ये ऊष्मा से पी का मतलब उत्सर्जित कर रहा है, उत्सर्जित करेगा तो ये ऊष्मा इसके अंदर ही आएगी, ऊष्मा और उत्सर्जित करेगा तो यहाँ पे ऊष्मा की मात्रा बढ़ जाएगी, ऊष्मा बढ़ जाएगी तो तापमान भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट है आपका रुद्धोष्म प्रक्रम। क्या? रुद्धोष्म प्रक्रम। ठीक है, ओके, क्लियर इट। आगे चले। इसके बाद में पांचवा है आपका फिफ्थ, दैट साइक्लिक प्रोसेस, चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम, साइक्लिक प्रोसेस, चक्रीय प्रक्रम। साइक्लिक, साइकिल का मतलब एक प्रकार से क्या है, जैसे कोई वस्तु है यहां से घूमती फिरती वापस अपने स्थान पे आ गया तो ये क्या हो गई, एक साइकिल हो गया, चक्कर बन गया। मतलब चक्रीय स्थिति के अंदर ये चक्कर बन गया तो इसकी प्रारंभ में भी यही था और अंत में भी यही पे है। कोई चक्रीय प्रक्रम का मतलब है कि कोई तंत्र या पदार्थ प्रारंभिक अवस्था से विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है तो वो प्रक्रम क्या कहलाता है, चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। जैसे कोई तंत्र था, ए अवस्था से बी में गया, बी से सी में गया, सी से डी में आ गया और डी से वापस क्या आ गया, ए में आ गया। ठीक है, तो ये कौन सा प्रक्रम हो गया आपका, चक्रीय। ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। फाइनल स्टेट एंड इनिशियल स्टेट आर इक्वल। ठीक है, तो यहां पे दोनों अंतिम अवस्था और प्रारंभिक अवस्था दोनों क्या है, एक ही है, तो वो प्रक्रम क्या कहलाता है, चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है, चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। तो लिख लो इसकी परिभाषा, यदि कोई तंत्र प्रारंभिक अवस्था से होते हुए प्रारंभिक अवस्था से विभिन्न अवस्थाओं में परिवर्तित होते हुए पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, क्या आ जाता है, प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, तो उसे चक्रीय प्रक्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चक्रीय प्रक्रम कहा जाता है, चक्रीय प्रक्रम कहा जाता है, चक्रीय प्रक्रम कहा जाता है। ओके, ठीक है, ये चक्रीय प्रक्रम हो गया। ठीक है, तो यहां पे कोई पदार्थ है ए पदार्थ, ये कोई पदार्थ है, ए अवस्था से कौन सी अवस्था में गया, बी अवस्था में गया। विभिन्न अवस्थाएं हो सकती है लेकिन प्रारंभिक और अंतिम अवस्था क्या होगी, एक ही। बीच में कितनी अवस्थाएं हो सकती है, कितनी अवस्थाओं से गुजर जाए, चक्रीय प्रक्रम में प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था एक होनी चाहिए। ठीक है, तो ए अवस्था से बी और बी से पुनः क्या आ गया, ए अवस्था में। तो ये कौन सा प्रोसेस है आपका, साइक्लिक प्रोसेस। कौन सा, साइक्लिक प्रोसेस हो गया। ठीक है, ओके, चक्रीय प्रक्रम।
अब इसमें मैंने पहले पढ़ाया था कि पथ फलन और अवस्था फलन चक्रीय प्रक्रम के थ्रू पढ़ाया था। ठीक है, तो चक्रीय प्रक्रम में हमेशा याद रखना, चक्रीय प्रक्रम में अवस्था फलन शून्य होते हैं। अवस्था फलन शून्य होते हैं। अब अवस्था फलन कौन कौन से हैं? अवस्था फलन कौन कौन से हैं देखो, आंतरिक ऊर्जा, गिब्स फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा, एंट्रोपी, एंथैल्पी, ये हैं। ठीक है, और भी हैं स्टार सेकंड। सक्रिय प्रक्रम में, ये पहले पढ़ा दिया था मैंने, है ना। चक्रीय प्रक्रम में पथ फलन शून्य नहीं होते हैं, शून्य नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहां पे पथ फलन कौन कौन से थे? पथ फलन है आपके कार्य और ऊष्मा, कार्य और ऊष्मा, ये पथ फलन है। इनका मान चक्रीय प्रक्रम में शून्य नहीं होता है। तो कैसे लिख सकता हूं मैं? ऐसे भी लिख सकता हूं dw नॉट इक्वल टू 0, dq नॉट इक्वल टू 0, ये हो गया, है ना। तो यहां पे लिख सकता हूं 0, ये लो चक्रीय प्रक्रम हो गया। चक्रीय प्रक्रम में dw नॉट इक्वल टू 0, dq नॉट इक्वल टू 0, यहां पे क्या आ जाएगा? चक्रीय प्रक्रम में de इक्वल टू 0, चक्रीय प्रक्रम में dg इक्वल टू 0। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस में मतलब प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था, अवस्था फलन केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे विस्थापन होता है ना, वैसे ही इसका ये कैरेक्टर होता है। लेकिन पथ फलन चक्रीय प्रक्रम में शून्य नहीं होगा, चाहे विभिन्न अवस्थाओं से गुजर जाए। कितनी अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं के बारे में ये नहीं बताता है। अवस्थाओं के बारे में कौन बताते हैं? अवस्था फलन बताते हैं। और पथ फलन केवल पथ के बारे में बताते हैं, पथ पे डिपेंड करते हैं, अवस्थाओं पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो ये आपका चक्रीय प्रक्रम हो गया। ठीक है, क्या हो गया? चक्रीय प्रक्रम हो गया। आपको कहीं कहीं ये भी मिलेगा आपको कि चक्रीय प्रक्रम में अगर ये दिया जाए d इक्वल टू, डायरेक्ट दे दिया जाए, चक्रीय प्रक्रम में d का मान क्या होगा? 0 होगा। ये भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। चक्रीय प्रक्रम में d मतलब प्रारंभ में इसका आंतरिक ऊर्जा कितनी थी और अंत में आंतरिक ऊर्जा E2, मतलब सेम स्थिति पे आ गए तो आंतरिक ऊर्जा सेम स्थिति पे समान होती है। E1 बराबर E2, E1 बराबर E2 हो गया, ये हो गया। अब E2 माइनस E1 बराबर डेल इक्वल टू 0, डेल इक्वल टू 0। कई जगह आपको डेली की जगह क्या लिखा जाएगा? DE, मतलब अति अल्प अंतर हो गया, D इक्वल टू 0, ये भी मिल सकता है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद में हम छठा पढ़ेंगे। कितने हो गए? समतापी, समदाबी, समायतनी, रुद्धोष्म, चक्रीय, 5 हो गए। 6 वेरी इंपॉर्टेंट इन मेजर क्वेश्चन, उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। ठीक है, उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। ओके, इसमें हम पहले देख लेते हैं उत्क्रमणीय प्रक्रम।
रिवर्जेबल प्रोसेस, रिवर्जेबल प्रोसेस। उत्क्रमणीय का मतलब है कि बोथ डायरेक्शन टेक प्लेस, मतलब कोई भी प्रोसेस है दोनों डायरेक्शन में संपन्न होती है। मतलब जैसे कोई अभिक्रिया है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट हो रही है, मतलब क्रियाकारक से उत्पाद में जा रही है, और वही अभिक्रिया उत्पाद से रिएक्टेंट में आ रही है, तो वो एक प्रकार की क्या है, उत्क्रमणीय प्रोसेस है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ठीक है, तो उत्क्रमण का मतलब समझ जाना आप कि ये दोनों डायरेक्शन में होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में होती है। तो अब इसमें कंडीशन क्या है, देखो कि उत्क्रमणीय प्रक्रम बहुत ही धीमी गति से होते हैं, धीरे 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 धीरे। जैसे माना कि कोई व्यक्ति जा रहा है धीरे 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 धीरे, तो वो रुक कर वापस भी आ सकता है, मतलब उसके अंदर उसकी चाल में बिल्कुल थोड़ी सी कमी कर दी जाए तो वापस रिवर्स भी हो सकता है। और अगर कोई व्यक्ति फास्ट जा रहा है, वेरी वेरी फास्ट, है ना, तो उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, अति अल्प चाल को कमी करके रिवर्स नहीं कर सकते, है ना। तो धीरे धीरे हो रहा है तो उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, तो उसमें दोनों प्रोसेस होती है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। अगर उस डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल, डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है, 1.10 ये होता है, 1.10 वोल्ट होता है। ठीक है, इससे कम बाह्य स्रोत लगा देते हैं, इससे कम वोल्ट वाला बाह्य स्रोत लगा देते हैं उसके विपरीत दिशा में, तो इस सेल में धारा उत्क्रमणीय रूप से प्रवाहित होगी। ठीक है, उत्क्रमणीय रूप से। अगर हम जैसे माना कि अगर धारा इस तरफ प्रवाहित हो रही है, रिएक्शन कैसे हो रही है, देखो इसमें देखो आप, Zn प्लस Cu प्लस 2, यह है जिंक इलेक्ट्रोड होता है, एक कॉपर इलेक्ट्रोड होता है, तो इस डायरेक्शन में होती है Zn प्लस 2 प्लस Cu, ये हो गया। ठीक है, इस दौरान जो ये सेल है इसका विद्युत वाहक बल ये हो गया 1.10 वोल्ट होता है। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल है। अब हम इस सेल के विपरीत दिशा में, इन अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में कम वोल्ट का, मतलब इससे कम वोल्ट का बाह्य स्रोत लगा देते हैं विपरीत दिशा में, तो रिएक्शन इस तरीके से होगी। कौन सी डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और अगर यदि 1.10 से वोल्ट है, इसका मान है, इससे अधिक वोल्ट वाला बाह्य स्रोत लगा दिया जाए विपरीत दिशा में, तो रिएक्शन किस दिशा में होगी, इस दिशा में होगी। क्या होगी, इस दिशा में होगी। मतलब 1.10 से अगर थोड़ा सा भी कम हो, क्या हो, 1.10 से थोड़ा सा भी कम हो बाह्य स्रोत का वोल्ट, तो इस दिशा में होगी रिएक्शन। और अगर 1.10 से थोड़ा सा भी अधिक, अति अल्प अधिक कर दिया जाए, तो रिएक्शन किस दिशा में हो जाएगी, इस दिशा में। तो इसका मतलब ये हुआ कि उत्क्रमणीय प्रक्रमों में क्या होता है कि दोनों डायरेक्शन होते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन। अब इसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं, इसमें अति अल्प अंतर से, मतलब या तो अति अल्प बढ़ा दिया जाएगा या अति अल्प कम कर दिया जाएगा। तो इस अति अल्प अंतर से प्रक्रम क्या हो जाता है, उत्क्रमणीय हो जाता है, मतलब उसका डायरेक्शन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो ऐसा प्रक्रम क्या कहलाता है, आपका उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल एक और दे देता हूं उत्क्रमणीय प्रक्रम का। जैसे ये कोई प्रक्रम है, ठीक है,
ओके, इसमें वाटर भरा हुआ है, ठीक है, क्या भरा हुआ है, वाटर, जिसको मान लो हॉट वाटर है, क्या है, हॉट वाटर है, ओके, हॉट है, गर्म है, ठीक है, ये बंद है, आइसोलेटेड नहीं है, विलगी तंत्र नहीं है, नॉर्मली ये पात्र है आपका लोहे का, पीतल का, जो भी है ये है, इसमें गर्म जल भरा हुआ है। तो गर्म जल का तापमान क्या मान लो T1 और इस बाहरी क्षेत्र का तापमान क्या हो गया T2, क्या हो गया T2, ओके, T2 है, माना T2 ग्रेटर देन T1, T2 ग्रेटर देन T1 मतलब थोड़ा सा अधिक हो, क्या हो, थोड़ा सा, कितना, dt। अगर ये ताप T1 की तुलना में क्या हो, T1 की तुलना में क्या हो, dt अधिक हो, क्या हो, इतना अधिक ताप हो इसका, इसकी तुलना में, तो हॉट वाटर क्या करेगा, बाहरी वातावरण से क्या करेगा, ऊष्मा अवशोषित करेगा, क्यों, क्योंकि इसकी ज्यादा है, इसका तापमान क्या है, ज्यादा है, कितना ज्यादा है, बहुत ही कम ज्यादा है, बहुत ही कम ज्यादा है, तो यहां से ऊष्मा इधर आएगी, हमेशा याद रखना ऊष्मा किधर जाती है, उच्च ऊष्मा से निम्न ऊष्मा, मतलब उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ऊष्मा जाती है, तो इसका अत्यल्प ज्यादा है, इसका अत्यल्प इसका कम है, तो ऊष्मा क्या हो जाएगी, इसको दे दी जाएगी। और अगर हम चेंज कर दें, क्या कर दें कि इसको गर्म कर दें, कितना, ये T2 है और इसको T1 को क्या कर दो, dt और बढ़ा दो, क्या कर दो, T2 की तुलना में क्या कर दो, इसको T2 की तुलना में क्या कर दो, dt अधिक कर दो, क्या कर दो, dt अधिक कर दो, मतलब T1 क्या कर दूं मैं, T2 प्लस dt, इतना कर दो, मतलब ये ताप तो था ही T2, है ना, अब T2 ये किसके बराबर होगा, जब T2 से dt क्या हो, ज्यादा हो, तो इसका मतलब ये ताप ज्यादा होगा, ज्यादा होगा ना, T1 ग्रेटर देन T2, ज्यादा होगा, T2 में से ये जोड़ेंगे तो ये आएगा, मतलब ये T2 है, इसमें ये जोड़ रहे तो ये ज्यादा होगा, T1 ज्यादा हो गया और T2 क्या हो गया, कम, तो कितना अंतर आ रहा है, बहुत ही अति अल्प अंतर आ रहा है। तो जैसे अति अल्प चेंज करते हैं, या तो अति अल्प इसको बढ़ा दो या अति अल्प इसको बढ़ा दो, तो तापमान क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, पहले इसका ज्यादा था, अति अल्प ज्यादा था, तो उसमें क्या रह रही थी, इधर, जैसे मैं इसको, इसका ताप अति अल्प बढ़ा देता हूं तो उसमें किधर चली जाती है, इधर, क्योंकि T1 का ताप क्या हो गया, ज्यादा, और ये T2 क्या है, कम है, तो ऊष्मा इधर से इधर जाएगी। तो इस प्रक्रम में जो ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, क्या हो रहा है, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, वो क्या होगा, उत्क्रमणीय रूप से, कैसे, उत्क्रमणीय रूप से ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, क्या है, उत्क्रमणीय रूप से ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, ठीक है, ठीक है, जैसे हम अत्यल्प चेंज करते हैं, कम या अधिक, तो ऊष्मा का अवशोषण करेगी, जैसे मैं इसका ताप अत्यल्प बढ़ा देता हूं तो ऊष्मा का क्या कर देगा, उत्सर्जन कर देगा। तो हमेशा याद रखना कि जो ऊष्मा का अवशोषण होता है वो उत्क्रमणीय रूप से होता है, हमेशा याद रखना ऊष्मा का अवशोषण उत्क्रमणीय रूप से होता है। जैसे टेम्परेचर अगर हम अत्यल्प चेंज कर देते हैं तो डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो हमेशा याद रखना कि उत्क्रमणीय प्रक्रमों में क्या होता है कि अगर हम जरा सा भी परिवर्तन कर देते हैं तो डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। वो क्या कहलाएंगे, आपके क्या कहलाएंगे, उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाएंगे, उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाएंगे। तो इसकी हम परिभाषा लिख देते हैं। ऐसे प्रक्रम जिनमें अति अल्प या बोल सकते हो अति सूक्ष्म परिवर्तन करने पर ऐसे प्रक्रम जिनमें अत्यल्प अति सूक्ष्म परिवर्तन करने पर दिशा परिवर्तित हो जाती है,
है वो उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाते हैं। उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है, ओके। इसमें ये प्रक्रम पॉइंट वाइज लिख देता हूं। ये प्रक्रम धीरे धीरे होते हैं। धीरे धीरे होते हैं। क्या होते हैं? धीरे धीरे होते हैं। धीरे धीरे होंगे तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करके उसमें और चेंज, थोड़ा सा चेंज करते ही डायरेक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये प्रक्रम धीरे धीरे होते हैं। ये प्रक्रम धीरे धीरे होते हैं। क्या होते हैं? ये प्रक्रम धीरे धीरे होते हैं। नेक्स्ट, उत्क्रमणीय प्रक्रम को संपन्न होने में अत्यधिक समय लगता है। अर्थात अत्यधिक समय अर्थात अनंत समय लगता है। ठीक है, ओके। ये प्रक्रम धीरे धीरे होते हैं, विभिन्न पदों में होते हैं, है ना। और इसके बाद में ये प्रक्रम दोनों दिशाओं में होते हैं। दोनों दिशाओं में होते हैं। क्या होते हैं? दोनों दिशाओं में होते हैं। क्या होते हैं? दोनों दिशाओं में होते हैं। ये प्रक्रम दोनों दिशाओं में होते हैं। ठीक है, प्रतिरोधी दाब का मतलब है जैसे कोई पिस्टन है, ये सिलेंडर है, उसमें गैस भरी हुई, गैस के ऊपर गैस में एक पिस्टन लगा हुआ है ना। तो एक तो गैस का दाब होता है जो पिस्टन को ऊपर धकेलता है, और एक दाब होता है पिस्टन पे हम लगाते हैं। तो पिस्टन पे जो दाब हम लगा रहे हैं बाहरी रूप से, वो होता है प्रतिरोधी दाब, और जो गैस के द्वारा दाब लगाया गया वो क्या हो गया? आपका सामान्य दाब या गैस का दाब। तो यहाँ पे हम प्रतिरोधी दाब का मतलब विपरीत, अपोजिंग फोर्स, प्रतिरोधी दाब में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन से प्रक्रम उत्क्रमित हो जाता है। उत्क्रमित हो जाता है। प्रक्रम रिवर्स हो जाता है। व्युत्क्रमित ठीक है, तो ये आपके उत्क्रमणीय प्रक्रम है। ठीक है, क्या है? उत्क्रमणीय प्रक्रम है, जिसमें हम एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। देख लो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप इसका। ठीक है, एग्जाम्पल, किसी
तंत्र द्वारा, किसी तंत्र द्वारा अवशोषित ऊष्मा उत्क्रमणीय प्रक्रम का उदाहरण है। एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। दूसरा, ठीक है, ये हो गया। दूसरा है डेनियल, या बोल सकते हो गैल्वेनी सेल, उत्क्रमणीय प्रक्रम का उदाहरण है। ठीक है, और भी उत्क्रमणीय प्रक्रम देख सकते हो, जैसे जल से लिक्विड से, जल से बर्फ हो गई, बर्फ से जल हो गया। मतलब जो चीज स्टार्टिंग से लास्ट हो रही है, लास्ट से स्टार्टिंग में भी आ सकती है। मतलब क्रियाकारक से उत्पाद और उत्पाद से क्रियाकारक, वो क्या कहलाते हैं आपके उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। अभी उत्क्रमणीय प्रक्रम हमने पढ़ लिया, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। फिर इन दोनों का कंपैरिजन रूप से उदाहरण के द्वारा हम एक्सप्लेन करेंगे, जो कि एक बड़ा पोर्शन है, उसमें कम से कम 1 घंटा या आधा घंटा लगेगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अनुत्क्रमणीय प्रक्रम और फिर इन दोनों को कंपैरिजन रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।